जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने कक्षा 10 हिंदी क्षितिज बुक के एक कहानी यह भी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लेकर के आ चुका हूं। इससे पहले कि मैंने सारे चैप्टर कंप्लीट करवा दिए हैं। यदि अभी तक आप उन वीडियोज को नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग बिना देरी के हुए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस चैप्टर के एक एक प्रश्न के उत्तर बहुत ही अच्छे से देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने कि भाई लेखिका के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस किस रूप में प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो लिखेंगे कि लेखिका के व्यक्तित्व पर उनके पिताजी और प्राध्यापिका जो थी शीला अग्रवाल। ठीक है, उनके पिता और प्राध्यापिका शीला अग्रवाल जी का उनके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। पिता के कारण उनके मन में एक और हीन भावना जगी, तो दूसरी ओर उन्हीं से उन्हें राजनैतिक समझ और देश के प्रति जागरूकता मिली। ठीक है, वहीं शीला अग्रवाल ने लेखिका के साहित्यिक ज्ञान को विस्तार दिया और उनके भीतर छिपे साहस को जगा करके उन्हें स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय होने की प्रेरणा दिया। इतना हम लोग लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि भाई इस आत्मकथ्य में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया है। तो लिखेंगे कि लेखिका के पिता का मानना था कि रसोई के काम में लग जाने से एक महिला की प्रतिभा और क्षमताएं जो है वो नष्ट हो जाती हैं। उनकी दृष्टि में रसोई वह जगह थी जहां केवल समय और ऊर्जा की बर्बादी होती थी। इसलिए उन्होंने रसोई को भटियार खाना कहा ताकि लेखिका को वहां से दूर रखकर वैचारिक विकास की ओर प्रेरित कर सकें। अब हमारे सामने तीसरा क्वेश्चन है कि वह कौन सी घटना थी जिसके बारे में सुनने पर लेखिका को ना अपनी आंखों पर विश्वास हो पाया और ना ही अपने कानों पर। तो लिखेंगे कि जब लेखिका के कॉलेज की प्रिंसिपल ने उनके पिता को शिकायत के लिए बुलाया। ठीक है, लेखिका के प्रिंसिपल ने क्या किया कि उनके पिता को बुलाया। तो लेखिका डरी हुई थी कि भाई पिता जो है वो गुस्सा करेंगे, लेकिन जब उनके पिता कॉलेज से लौटे तो वो गुस्से के बजाय गर्व से भरे हुए थे। उन्होंने लेखिका की नेतृत्व क्षमता और लोकप्रियता की तारीफ किया। ठीक है, तो पिता के इस पॉजिटिव व्यवहार को देख करके लेखिका को अपनी आंखों और कानों पर विश्वास नहीं हुआ। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है कि लेखिका की अपने पिता से वैचारिक टकराहट को अपने शब्दों में लिखिए, है ना। तो लेखिका और उनके पिता के विचारों में गहरा मतभेद था। पिता जो थे वो परंपरावादी थे और चाहते थे कि लेखिका घर के भीतर ही राजनैतिक बहसों तक सीमित रहे, जबकि लेखिका जो थी वो सक्रिय रूप से सड़कों पर उतरकर आंदोलनों में भाग लेना चाहती थी। इसके अतिरिक्त पिता द्वारा की जाने वाली तुलना जो है और उनके शक्की स्वभाव ने क्या किया, वैचारिक टकराहट को जन्म दिया। ठीक है, क्योंकि पिता का शक्की स्वभाव था, साथ ही वो बड़ी बहन से उनकी तुलना भी करते रहते थे, तो जिससे एक वैचारिक टकराहट जो है होती रहती थी। अब हमारे सामने पांचवा क्वेश्चन है कि इस आत्मकथ्य के आधार पर स्वाधीनता आंदोलन के परिदृश्य का चित्रण करते हुए उसमें मन्नू जी की भूमिका को रेखांकित कीजिए। मन्नू जी कौन है, तो लेखिका है इस चैप्टर की। ठीक है, तो लिखेंगे कि भाई उस समय देश में आज़ादी का जो है जुनून जो था वो चरम पर था, क्योंकि हमसे पूछा गया है कि स्वाधीनता आंदोलन का परिदृश्य पहले बताओ। तो लिखेंगे कि आज़ादी का जुनून उस समय चरम पर था। चारों ओर प्रभात फेरियां, जुलूस और हड़तालें हो रही थी। अब पूछा गया है उसमें मन्नू जी की क्या भूमिका थी। तो लिखेंगे कि मन्नू जी ने इसमें सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने कॉलेज की छात्राओं को संगठित कर हड़तालें करवाई और चौराहों पर खड़े होकर ओजस्वी भाषण दिए, जिसके कारण वे एक साहसी युवा नेता के रूप में उभरी। ठीक है, छठवां क्वेश्चन है कि भाई लेखिका ने बचपन में अपने भाइयों के साथ गिल्ली डंडा तथा पतंग उड़ाने जैसे खेल भी खेले, किंतु लड़की होने के कारण उनका दायरा जो था वो घर की चार दीवारी तक ही सीमित था। ठीक है, क्या आज भी लड़कियों के लिए ऐसी स्थितियां ही हैं या फिर बदल गई हैं, अपने परिवेश के आधार पर लिखिए। तो लिखेंगे कि भाई आज के परिवेश में स्थितियां जो है वो काफ़ी बदल चुकी हैं। अब लड़कियां घर की चार दीवारी तक सीमित नहीं हैं, बल्कि शिक्षा, खेल और राजनीति जैसे हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही हैं। ठीक है, उन्हें लड़कों के समान अवसर और स्वतंत्रता मिल रही है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में सुरक्षा और पुरानी मानसिकता की चुनौतियां जो है अब भी मौजूद हैं, यानी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर अभी भी लड़कियों को पूर्णतः आज़ादी नहीं दी जाती है। अब यहाँ पे सातवां क्वेश्चन आ चुका है कि भाई मनुष्य के जीवन में आस पड़ोस का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, परंतु महानगरों यानी शहरों में रहने वाले लोग जो है वो प्रायः पड़ोस कल्चर यानी पड़ोसियों की संस्कृति से जो है वो वंचित रह जाते हैं। इस बारे में अपने विचार लिखिए। ठीक है ना, तो लिखेंगे कि पड़ोसी जो होते हैं भैया हमारे सुख दुख के साथी होते हैं।
जो हमें सामाजिक सुरक्षा देते हैं। लेकिन महानगरों यानी शहरों की भाग दौड़ और फ्लैट संस्कृति ने क्या कर दिया है, लोगों को कमरे में बंद कर दिया है। आज लोग पास रहकर भी अजनबियों की तरह जीते हैं। इस पड़ोस कल्चर के खत्म होने से समाज में क्या हो रहा है दोस्तों, अकेलापन जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है। 8वां क्वेश्चन है कि भाई लेखिका द्वारा पढ़े गए उपन्यासों की सूची बनाइए और उन उपन्यासों को अपने पुस्तकालय में खोजिए। तो लिखेंगे कि लेखिका मन्नू भंडारी ने अपने शुरुआती दिनों में निम्नलिखित उपन्यास पढ़े थे। पहला सुनीता उपन्यास जैनेन्द्र कुमार जी का, शेखर एक जीवनी अज्ञे जी का, नदी के दीप अज्ञे जी का, त्यागपत्र जैनेन्द्र जी का, चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा जी का। अब पुस्तकालय में खोजने का काम आप करेंगे। अब 9वां क्वेश्चन आ चुका है कि आप भी अपने दैनिक जीवन के अनुभवों को डायरी में लिखिए। तो डायरी आप डेली जो कुछ अनुभव करें भैया, आप इसको स्वयं कीजिए। ठीक है। 10वां क्वेश्चन है कि भाई इस आत्मकथ्य में मुहावरों का प्रयोग करके लेखिका ने रचना को थोड़ा रोचक बनाया है। ठीक है। तो रेखांकित मुहावरों को ध्यान में रख करके कुछ और वाक्य बनाने के लिए हमको बोले गए हैं। जैसे इस वाक्य में एक मुहावरा दिया गया है, लू उतारना। ठीक है। इस बीच पिताजी के एक निहायत दकियानूसी मित्र ने घर आकर अच्छी तरह पिताजी की लू उतारी। तो लू उतारना मुहावरा यहाँ से मिलता है। तो भाई इसका अर्थ होता है कि बहुत अधिक डांटना, फटकारना या फिर खरी खोटी सुनाना। अब वाक्य बनाने के लिए बोला गया है, तो वाक्य में लिखेंगे कि गृह कार्य पूरा ना होने पर अध्यापक ने कक्षा में रोहित की अच्छी तरह लू उतारी। ठीक है। दूसरा वाक्य बना देंगे कि गलती पकड़े जाने पर मैनेजर ने कर्मचारी की सबके सामने लू उतारी। ठीक है। अब खा में एक वाक्य दिया गया है कि वे तो आग लगाकर चले गए और पिताजी सारे दिन भभकते रहे। तो आग लगाना मुहावरे का क्या अर्थ हुआ कि झगड़ा पैदा करना या किसी को भड़काना। तो अब इसमें हम वाक्य बनाएंगे कि नारद मुनि की तरह कुछ लोगों की आदत दूसरों के घरों में आग लगाने की होती है। दो भाइयों के बीच झूठी बातें बोलकर पड़ोसी ने क्या कर दिया, आग लगा दी। ग नंबर में एक वाक्य है कि बस अब यही रह गया है कि लोग घर आकर थू थू करके चले जाएं। तो थू थू करना मुहावरे का क्या अर्थ है कि घृणा प्रकट करना या बहुत अधिक अपमान करना। ठीक है। तो रिश्वत लेते पकड़े जाने पर पूरे शहर में उस भ्रष्ट अधिकारी की थू थू हो गई। या फिर दूसरा वाक्य है कि अपनी बुरी आदतों के कारण वह समाज में सबकी थू थू का पात्र बन गया है, यानी सब लोग उस पर थू थू करते हैं। ठीक है। घ नंबर वाक्य है कि पत्र पढ़ते ही पिताजी आग बबूला हो गए। ठीक है। तो यहाँ पर आग बबूला होना का क्या मतलब है कि बहुत अधिक गुस्सा होना। जैसे नई कार पर खरोंच देखकर पिताजी गुस्से से आग बबूला हो गए, या सीमा के झूठ बोलने की आदत से उसकी माँ आग बबूला हो उठी। तो यहाँ से आपका चैप्टर भी हमने आग बबूला कर दिया है। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में अगले चैप्टर को लेकर।